गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो मैं पंकज वैष्णव एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं। आज के इस सेशन में हम 30 जुलाई के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक फैक्ट को यहां पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहिए। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर का एक फोल्डर दिखाई देगा। वहां पर आपको इजीली सारी करंट अफेयर की पीडीएफ, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वहां से आप कलेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए, इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं यहां पर 30 जुलाई के सभी करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर का। ओके, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपिक खेलों की शूटिंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? शूटिंग में, ध्यान से सुनिएगा, शूटिंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो हम सभी को बहुत ही गर्व है, यह है मनु भाकर। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। कहां से बिलोंग करती है जानते? भारत के हरियाणा राज्य से बिलोंग करती है मनु भाकर। शूटिंग प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। वैसे शूटिंग प्रतियोगिता में अभी तक 5 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं, मनु भाकर को मिलाकर। हम बात करेंगे, लेकिन पहले तो हम इसका आंसर ले लें। मनु भाकर हैं। आपको पता होना चाहिए कि 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया जा रहा है। सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है। अभी ओपनिंग सेरेमनी भी आयोजित की गई थी। तो यहीं पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर देखिए 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में, ठीक है ना, मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, देखिए इस प्रतियोगिता का जो गोल्ड और सिल्वर है ना, वो कोरियाई टीम को गया है। कोरियाई टीम में ओह ये जिन, इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग प्रतिस्पर्धा का। और किम येजी जो कि कोरिया की ही है, इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। और अब ब्रॉन्ज मेडल की बात आती है, तो ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? मनु भाकर, इंडियन शूटिंग प्लेयर बोल सकते हैं, शूटिंग खिलाड़ी बोल सकते हैं। इन्होंने टोटल 221.7 अंक या पॉइंट प्राप्त किए हैं। हो सकता है यह क्वेश्चन भी पूछा जाए, क्योंकि यह पहला मेडल है इंडिया के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 में। देखिए 5 ऐसे खिलाड़ी जो कि अभी तक शूटिंग में मेडल लेकर आए। पहले ये देख लो, गोल्ड और सिल्वर कोरियाई टीम के हैं और ब्रॉन्ज मिला है मनु भाकर को। देखिए मनु भाकर ओलंपिक गेम्स की शूटिंग कंपटीशन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर है, लेकिन शूटिंग में पदक लाने वाली 5वीं इंडियन शूटर है। पहली महिला और 5वीं इंडियन शूटर। 5 शूटर कौन कौन? आज का हमारा फोकस क्वेश्चन है, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में ही डिस्कस कर रहे हैं। 5 ऐसे खिलाड़ी जो कि शूटिंग में कोई ना कोई मेडल लेकर आए हों। तो सबसे पहले बात होगी राजवर्धन सिंह राठौर की। सिल्वर मेडल लेकर आए थे एथेंस ओलंपिक 2004 में। सेकेंड, अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडल लेकर आए थे ये शूटिंग में बीजिंग ओलंपिक 2008 में। और व्यक्तिगत श्रेणी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे अभिनव बिंद्रा। फिर गगन नारंग, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में। विजय कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था 2012 के लंदन ओलंपिक में ही। और अब मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता पेरिस ओलंपिक 2024 में। ओके, यहां पर शूटिंग में पहली मेडल लाने वाली महिला बन गई मनु भाकर। अभी तक ओलंपिक में कौन कौन मेडल लेकर आया, ऐसी महिलाओं की बात कर लेते हैं। पहले मनु भाकर को ध्यान रखिएगा, हरियाणा राज्य से बिलोंग करती है। 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि बाकू अजरबैजान में आयोजित की गई थी, इसमें भी इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। एशियन गेम्स 2022 में जो कि चाइना में हुए थे, इसमें भी इन्होंने गोल्ड अपने नाम किया। और इसके अलावा इन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता था। अर्जुन अवार्ड इन्हें दिया जा चुका है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2020 में। तो स्पेशली अर्जुन अवार्ड, इसे तो याद रखिएगा ही। पेरिस ओलंपिक, अब इनसे बड़ा एक मेडल हो जाता है, तो आप इनको भी याद रखिए। अब ऐसी महिलाएं जो कि ओलंपिक में भारत के लिए कोई मेडल लेकर आई हो, इनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन वीमेन एथलीट इन द ओलंपिक गेम्स।
तो सबसे पहले देखो कर्णम मल्लेश्वरी, सबसे पहला मेडल आया था ओलंपिक में जो कोई महिला लेकर आई थी भारत के लिए, कर्णम मल्लेश्वरी। सिडनी में हुआ था वर्ष 2000 में ओलंपिक, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। ठीक है, फिर साइना नेहवाल ब्रॉन्ज जीता था 2012 के लंदन ओलंपिक में बैडमिंटन में। 2012 के लंदन ओलंपिक में मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। और इसके बाद फाइनली सिल्वर आया हमारे पास, पीवी सिंधु लेकर आई थी 2016 के रियो डी जेनेरियो में बैडमिंटन के लिए सिल्वर मेडल। फिर आगे चलकर साक्षी मलिक फिर ब्रॉन्ज लेकर आई है 2016 में ही रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में रेसलिंग में। फिर सिल्वर मेडल आया हमारे पास, मीराबाई चानू लेकर आई थी 2020 के टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में। ब्रॉन्ज मेडल पीवी सिंधु फिर लेकर आई 2020 के टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में। लवलीना बोर्गेहेन बॉक्सर है, काफी फेमस, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता। और फाइनली मनु भाकर की हम बात करें 2024 के पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो पॉज करके इजीली आप इसे देख सकते हैं, पूरी लिस्ट मैंने आपको दी है, इंपॉर्टेंट है तो यहां पर मैंने आपको मेंशन कर दी। ओके, आगे बढ़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलाब चंद्र कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? अभी सेंट्रल ने काफी सारे राज्यों में राज्यपाल बदले, भारत की प्रेसिडेंट ने ऑलमोस्ट 10 राज्य और यूनियन टेरिटरी में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है, या फिर बोले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी नियुक्त किए हैं। इनमें से हम गुलाब चंद्र कटारिया की अगर बात करते हैं ना, तो ये पंजाब राज्य के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए। आंसर बी, कौन? गुलाब चंद्र कटारिया। वैसे अभी तक पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल के पद पर थे। अब पंजाब और चंडीगढ़ का संयुक्त रूप से राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद दिया गया है किसको? गुलाब चंद्र कटारिया को। राज्यपाल पंजाब के बने, ठीक है, गुलाब चंद्र कटारिया। यही हमारा क्वेश्चन था क्या? बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा पंजाब। अदर स्टेट की बात करें तो फिर बात होगी राजस्थान की। तो देखिए, राजस्थान में पहले कलराज मिश्र राज्यपाल के पद पर थे, अब हरिभाऊ किशन राव बागड़े नए राज्यपाल बने हैं राजस्थान। छत्तीसगढ़ में विष्णुभूषण हरिचंदन राज्यपाल के पद पर थे, अब बने हैं रामेन डेका। झारखंड पहले थे सीपी राधाकृष्णन कुछ समय पहले तक, अब बने हैं संतोष गंगवार। महाराष्ट्र रमेश बेस राज्यपाल के पद पर थे, अब बने हैं सीपी राधाकृष्णन। मतलब ये झारखंड के पहले राज्यपाल थे, इनका ट्रांसफर हुआ महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में। इसके बाद असम की बात करें तो गुलाब चंद्र कटारिया असम के राज्यपाल के पद पर थे, अब असम के राज्यपाल बने लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मणिपुर पहले अनसुईया उइके, अब राज्यपाल बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है ना, दोनों राज्य में, ठीक है, प्रभार दिया गया है अतिरिक्त। पहले सीपी राधाकृष्णन तेलंगाना में राज्यपाल के पद पर थे, अब है विष्णुदेव वर्मा। सिक्किम में पहले लक्ष्मण प्रसाद आचार्य थे और यहां से अब बने हैं ओम प्रकाश माथुर। तो काफी सारे राज्यपाल का अलग अलग राज्यों में ट्रांसफर किया गया, चेंज किए गए, ट्रांसफर तो क्या ही बोले, चेंज किए गए हैं, और कुछ राज्यों में अलग से नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा मेघालय राज्य में पहले फागू चौहान राज्यपाल के पद पर थे और अब हो गए हैं CH विजय शंकर। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो पौडुचेरी, इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कैलाश नाथन की नियुक्ति की गई है। कैलाश नाथन पौंडीचेरी के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हाल ही में नियुक्त किए गए। ठीक है, तो ये सभी एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, काफी सारे, तो मैंने थोड़ा सा आपको फास्ट बताया है। और याद रखिए क्योंकि एक आध क्वेश्चन कहीं ना कहीं से हर एग्जाम में हम देख ही लेते हैं राज्यपालों के। ओके, चलिए आगे बढ़ने से पहले आज का ऑफर ऑफ द डे आपको दे देता हूं। तो देखिए, आप सभी के लिए शंखनाद की ई बुक, जो कि हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की ईयरली करंट अफेयर की ई बुक है, आपके लिए देखिए काफी नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है। यहां पर इंटरेस्टिंग ये है कि आपको हर मंथ का अपडेट वर्जन जो है वो आपको अवेलेबल होता रहेगा 2024 के एंड तक। पूरे ईयर की करंट अफेयर की ई बुक है, आप सभी जानते हैं। इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों ही लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, और दोनों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर आप डायरेक्ट जाकर इसे अवेल कर सकते हैं।
देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि किसी भी एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है। ये जुलाई तक का अपडेटेड करंट अफेयर है। अब यहां पर वैसे तो ये ईयरली बुक है, लेकिन आपको पता है जनवरी 2023 से अभी तक के करंट अफेयर को यहां पर इंक्लूड किया गया है। आप सितंबर में परचेस करेंगे तो अगस्त तक का अपडेशन जो जनवरी 2023 है वहां से लेकर आपको अगस्त तक देखने को इस ई बुक में मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ऑलमोस्ट 1.5-2 साल का करंट अफेयर आपको एक ही बुक में मिल जाता है और हर मंथ ये अपडेट होती है। तो अगर आप परचेस करते हैं तो 2024 के एंड तक, दिसंबर तक जो भी अपडेशन हर मंथ आएगा वो आपको ये ई बुक यहां पर अवेलेबल होगी। आप इसका प्रिंटेबल फॉर्म भी निकाल सकते हैं और अगर वहां पर आपको ऐसा लग रहा है कॉस्टली पड़ता है तो आप इसकी हार्ड कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके, तो बिना देर किए आप इसे अवेल कर सकते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने क्रिकेट विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता? तो क्रिकेट विमेंस एशिया कप, विमेंस का एशिया कप क्रिकेट का टूर्नामेंट आयोजन 2024 में श्रीलंका में हुआ और श्रीलंका ने फाइनल में इंडियन विमेन क्रिकेट टीम को हराकर यह खिताब हाल ही में अपने नाम किया। क्रिकेट विमेंस एशिया कप 2024 9th एडिशन है इस साल। T20 का फॉर्मेट होता है। श्रीलंका होस्ट कंट्री भी है और श्रीलंका विनर भी रहा। पहली बार ही श्रीलंका ने क्रिकेट विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। इसने फाइनल में इंडिया को हराकर यह खिताब जीता और टोटल पूरी सीरीज देखें तो प्लेयर ऑफ द सीरीज चमारी अट्टापट्टू घोषित की गई, जो कि श्रीलंका की विमेन क्रिकेटर है। चमारी अट्टापट्टू काफी सुर्खियों में रहती है, इनको भी याद रखिएगा। क्रिकेट विमेंस एशिया कप की बात करें तो एशियाई क्रिकेट काउंसिल इसका आयोजन करवाती है। ठीक है, 2004 में शुरू किया गया था और सबसे ज्यादा बार 7 बार क्रिकेट विमेंस एशिया कप का टाइटल इंडिया ने अपने नाम किया है। 2024 में इंडिया को हराकर श्रीलंका ने जीता है पहली बार। किस राज्य सरकार द्वारा गोम विना मूल्य विज योजना शुरू की गई? तो गोम विना मूल्य विज योजना, पहले वर्ड से आपको समझ में आएगा, गो से गोवा। ठीक है, इसको रट सकते हो आप, आंसर सी। तो गोम विना मूल्य विज योजना की शुरुआत की है गोवा राज्य सरकार ने। स्कीम क्या है? यही आपके जहन में एक सवाल आएगा कि स्कीम क्या है। तो देखिए, ये सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए राज्य के जो लोग हैं वो सोलर एनर्जी की तरफ अवेयर हो, सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करने की तरफ अवेयर हो, इसलिए राज्य सरकार ने, गोवा राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है। होगा क्या? योजना के तहत 5 किलोवाट तक के सोलर पैनल उपलब्ध करवाए जाएंगे राज्य के लोगों को, राज्य की गवर्नमेंट के द्वारा। वैसे डायरेक्ट उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे, बल्कि फाइनेंशियल सहायता दी जाएगी। जो भी 5 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर पैनल लगवाना चाहता है उनको राज्य सरकार कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, फाइनेंशियल सहायता प्रदान करेगी, लेकिन केवल उन्हीं यूजर्स को जिनका मंथली पावर कंजम्पशन 400 यूनिट या फिर इससे कम है। मतलब वो पूरे महीने में 400 यूनिट से ज्यादा अगर बिजली नहीं जलाते, 400 यूनिट या उससे कम ही जलाते हैं, तो फिर राज्य सरकार आर्थिक सहायता देगी 5 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने के लिए। तो इस योजना को गोम विना मूल्य विज योजना नाम दिया गया है गोवा में। गोवा राज्य सरकार की योजना है। राज्य में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना, सोलर एनर्जी की तरफ लोगों को अवेयर करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना कहां पर लॉन्च की गई? गोवा। डन। इसके बाद आइए पढ़िए, निकोलस मादुरो को हाल ही में किस दक्षिण अफ्रीकी देश का प्रेसिडेंट चुना गया? नाम पढ़ो पहले, निकोलस मादुरो। कभी कभी होता है भैया, देश याद कर लिया, रट लिया। अब हर 15 दिन 10 दिन में कोई ना कोई प्रेसिडेंट पीएम बनता ही रहता है किसी ना किसी देश में, तो देश याद है नहीं और रट लेंगे तो फिर एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। तो याद रखना, निकोलस मादुरो की यहां पर बात की गई है दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला। कहां के? वेनेजुएला कि ये हाल ही में नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए। ठीक है, वेनेजुएला के नए प्रेसिडेंट बने हैं निकोलस मादुरो, याद रहेगा। ठीक है, तो निकोलस मादुरो ने साउथ अफ्रीका के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता है।
वैसे वेनेजुएला में इनके अपोनेंट एडमंडो गोंजालेस थे, जो कि हारे। और जीते कौन? हम जीते हैं, उनको याद रखें, निकोलस मादुरो। वैसे तीसरी बार ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बनेंगे। सबसे पहली बार 2013 में बने थे और अब 2024 में तीसरी बार बनेंगे और 2031 तक वेनेजुएला का प्रेसिडेंट का पद संभालेंगे। दक्षिण अमेरिकी देश है वेनेजुएला, काराकस इसकी कैपिटल है। अगर हम इसके मैप पर एनालिसिस करें, पड़ोसी देशों की बात करते हैं, तो देखो ये दक्षिण अमेरिका आपको दिखाई देगा, यहां पर आपको दिखाई देगा वेनेजुएला, ठीक है, ये क्षेत्र। अब इसकी नेबर कंट्री में देखिए, इसके पूर्व में है गुयाना, ठीक है, दक्षिण में ये देखने को मिलेगा ब्राजील और पश्चिम में आएंगे तो ये है कोलंबिया। तो 3 देश सीमा साझा करते हैं मोटे तौर पर वेनेजुएला से। छोटे छोटे देखिए, फिर अगर हम एक आइलैंड वगैरह भी लेंगे ना तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन बड़े 3 देश हैं, आप ऐसे याद कर लो, क्योंकि छोटी छोटे एक एक टापू यूरोप के किसी देश के पास है तो वो भी सीमा साझा कर रहा है, तो उसको छोड़ दिया हमने। स्थलीय सीमा 3 बड़े देश साझा करते हैं और वेनेजुएला के उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है। इक्वेडोर के उत्तर में स्थित है वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिकी देश। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। इसे पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस वर्ष घोषित किया था? देखिए, ऐसे लोग जो कि ट्रैफिकिंग के शिकार हुए हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जानते, लोगों को खरीद बेच दिया, उनके ऑर्गन को खरीद बेच दिया, तो ऐसे लोग जो इसके शिकार हुए, उनके अधिकारों का संरक्षण करना और लोगों को उनके अधिकारों के लिए अवेयर करना, यह उद्देश्य है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस का। पहली चीज तो यह नोट कीजिए कि 30 जुलाई को मनाया जाता है हर साल, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2013 में यह डे मनाने की घोषणा की थी। कब? 2013। तो बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशन द्वारा हर साल 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। 2024 में इस डे की थीम की बात करें तो लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। 2024 में वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस की थीम है 30 जुलाई की। 2023 में रिच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग लीव नो वन बिहाइंड। 2023 में इस डे की थीम थी। ओके, बेसिक चीज क्लियर। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2013 में पहली बार इस डे को ऑब्जर्व करने की घोषणा की थी और तब से लेकर हर साल 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग ऑन पर्संस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूं कि भाई उद्देश्य क्या है, क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम अगले क्वेश्चन पर आएंगे। मेंस एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? मेंस एशिया कप 2025, इसका आयोजन नेक्स्ट ईयर किया जाने वाला है इंडिया में। कहां पर? इंडिया। आंसर डी, ठीक है। एशियन क्रिकेट काउंसिल इस टूर्नामेंट का आयोजन करवाती है। हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 2025 और 27 दोनों के ही मेजबान देशों की घोषणा की और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बताया कि मेंस एशिया कप का आयोजन 2025 में इंडिया में किया जाएगा, जो कि T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, और 2027 में मेंस एशिया कप का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा और यह वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने हाल ही में घोषणा की। हमारा क्वेश्चन 2025 से था, तो मेंस एशिया कप 2025 का आयोजन इंडिया में किया जाएगा, ठीक है। देखिए, ऑर्गेनाइज करवाता है एशियन क्रिकेट काउंसिल। 1984 में पहली बार इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था। कब? 1984। मेंस एशिया कप 2023 की बात करते हैं तो पाकिस्तान और श्रीलंका में संयुक्त रूप से खेला गया और यहां पर विनर रही थी इंडिया। 8वीं बार इसने मेंस एशिया कप का खिताब जीता है हमारे देश ने। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कीटनाशक इस्तेमाल करने के मामले में पहले स्थान पर है? तो कीटनाशक या फिर पेस्टिसाइड का यूज करने के मामले में, इस्तेमाल करने के मामले में पहले स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा? उत्तर प्रदेश। हाल ही में देखिए, जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने राज्यसभा में
पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से संबंधित कुछ डेटा जारी किए हैं। बताया कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट कर रहा है, और इसने बताया कि भैया 2023 से 24 के बीच में उत्तर प्रदेश में केमिकल पेस्टिसाइड की खपत 4 मीट्रिक टन बढ़ी है, जो कि देखिए 11,824 से लेकर 11,828 मीट्रिक टन हो गई है। बहुत माइनर सा बढ़ोतरी है, लेकिन फिर भी पेस्टिसाइड को उपयोग करने के मामले में सबसे पहले नंबर पर जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश राज्य है। ठीक है, ओके। टॉप 3 स्टेट हमको पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा यूज करता है उत्तर प्रदेश राज्य कीटनाशक का खेती में। सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र आता है और तीसरे नंबर पर आता है पंजाब। ठीक है, पूरे देश का ऑलमोस्ट 21.4% कीटनाशक उत्तर प्रदेश राज्य अपने यहां पर छिड़काव करता है। सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे पर इस लिस्ट में आता है पंजाब राज्य। ऑब्वियस सी बात है, खेतीबाड़ी भी इन राज्यों में ज्यादा है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए चेयरमैन और एमडी का पदभार किसने संभाला? सिडबी जानते क्या करता है? एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल और मीडियम जितने भी इंटरप्राइजेस है उन्हें लोन या ऋण उपलब्ध करवाने का काम सिडबी का है। हाल ही में इसके नए चेयरमैन और एमडी के रूप में मनोज मित्तल की नियुक्ति की गई है। किनकी? मनोज मित्तल। नए एमडी और चेयरमैन किसके बने? सिडबी के। ठीक है ना। इनके पहले एस रमन्ना इस पद पर थे, जिनका पद अभी समाप्त हुआ है, और मनोज मित्तल को सिडबी का एमडी और चेयरमैन बनाया गया। मनोज मित्तल इसके पहले आईएफसीआई में प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में काम कर चुके हैं, और सिडबी में भी डिप्टी एमडी के रूप में काम कर चुके हैं, और अब फाइनली एमडी और चेयरमैन बन गए ये सिडबी के। कौन? मनोज मित्तल। सिडबी के बारे में मैंने आपको बता दिया काम क्या करती है। 1990 में इसकी स्थापना की गई थी संस्था की, और लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन पर चलें। आखिरी क्वेश्चन देखिए, क्या है भैया? हाल ही में बोहाई खाड़ी को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बोहाई खाड़ी किस सागर में स्थित है? तो बोहाई खाड़ी या बे ऑफ बोहाई की हम बात करें तो यह हमको येलो सी में देखने को मिलेगी, येलो सागर आंसर है। चीन के दक्षिण पूर्व में येलो सी का एरिया है, वहां पर हमको चीन से लगी हुई बे ऑफ बोहाई देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो यूनेस्को ने येलो सी में स्थित बोहाई बे के साथ चाइना के प्रवासी पक्षी अभ्यारण्य को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। बोहाई बे या बोहाई की खाड़ी येलो सी में पैसिफिक ओशियन में स्थित है, जो कि ऑलमोस्ट 78,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। 78,000 स्क्वायर किलोमीटर बोहाई की खाड़ी। मैप पर देखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए वो चाइना है, चाइना के अगर हम दक्षिण पूर्व में आते हैं तो ये पूरा एरिया हमको येलो सी का देखने को मिलेगा। अगर हम महासागर देखें तो ये एरिया पैसिफिक ओशियन का हिस्सा है, और येलो सी में हमको यहां पर एक खाड़ी देखने को मिलेगी जिसे कहा जाता है बोहाई की खाड़ी। तो बोहाई की खाड़ी को हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया, जो कि येलो सी में स्थित है। ओके डन। तो यहां पर 30 जुलाई के सभी करंट अफेयर क्लियर हो जाते, एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। क्विकली हम एमसीक्यूज फॉर्म में रिवीजन कर लेते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कल के सेशन का? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 जुलाई को। आंसर ए। सेकेंड, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने शिंकुला टनल का वर्चुअली शुभारंभ किया। शिंकुला टनल किन दो राज्यों को जोड़ेगी? तो यह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करेगी। आगे, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद मतलब गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन शामिल है? तो आपको पता है प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी के शामिल किए जाते हैं गवर्निंग काउंसिल में नीति आयोग की। बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की चौथी वार्षिक बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो म्यांमार की कैपिटल नेपिदा। एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई?
तो इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है इंडिया को। भारत सरकार ने मार्च 2027 तक कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 25,000। ठीक है, मार्च 2027 तक। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने 27 जुलाई 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया? तो 86वां स्थापना दिवस सीआरपीएफ ने मनाया है 27 जुलाई को। किस राज्य के पूर्व सांसद थिरुमास्टर मंथन का निधन हो गया? तो निधन हुआ है तमिलनाडु के पूर्व सांसद है बीजेपी के। किस संस्था द्वारा स्पोर्ट्स एंड जेंडर इक्विलिटी गेम प्लान डॉक्यूमेंट जारी किया गया? तो इसे जारी किया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 लास्ट क्वेश्चन था ये, में पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो ये जीता था किसने? चाइना ने। कमेंट में कर देना किस स्पोर्ट्स में चाइना ने गोल्ड पहला अपने नाम किया है पेरिस ओलंपिक 2024 में। डिटेल में पढ़ाया था तो इजीली बता दोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लास्ट डे के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का स्पॉन्सर किसे घोषित किया गया? कौन है? अडानी ग्रुप। नीलगिरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा तमिलनाडु राज्य में। कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश बना? तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वीं मेंबर कंट्री बनी है बांग्लादेश। इन सभी को हमने डिटेल में समझा था। देखिए, क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर आपको जो मैंने जॉब अलर्ट वाला फोल्डर बताया था ऊपर ही आपको दिख जाएगा, उसमें कुछ नई जॉब्स के नोटिफिकेशन आए हैं। एक बार क्लिक कीजिएगा एप्लीकेशन में जाकर जॉब अलर्ट वाले फोल्डर पर, वहां पर आपको नए जॉब के नोटिफिकेशन दिख जाएंगे। एक बार उनको चेक कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आने वाले एक आध 2 सेशन में आपको वो जॉब नोटिफिकेशन बता दूंगा कि कौन कौन सी आई है। पर एक बार आप खुद देख लीजिएगा, वहां पर अपडेट हुआ है, एक आध 2 नए नोटिफिकेशन आए हैं, एक बार देख लीजिएगा। चलिए, आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे दे देता हूं, आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट टीम के नए कोच बने, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन 2024 में किस डे की थीम है? बहुपक्षी रक्षा अभ्यास एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है या की जाती है? तीनों क्वेश्चन को ध्यान से नोट करो, पॉज करके देख लो, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आंसर कीजिएगा। मिड वीडियो में एक क्वेश्चन और दिया है, उसको भी इंक्लूड कीजिए, सबके आंसर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, सेशन कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।